हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका जी लैंड न्यूज में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विधि शास्त्र के बारे में। हमने इससे पहले पहले पार्ट में इस पढ़ा था कानूनी पहले भाग में हमने ये पढ़ चुके थे। तो हमारे पहला भाग आपने पढ़ा होगा तो हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा था कि विधि शास्त्र की परिभाषा और स्रोतों के बारे में 1 से 20 तक। और फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि कब्जा और स्वामित्व। नहीं, ये नहीं, ये तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। भाग 2 हमने पढ़ा था 20 के बाद। विधि शास्त्र की विभिन्न विचारधाराएं और स्कूल प्रश्नों का 20 से 50 तक हमने पढ़ा था। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब इसके बाद 51 है, भाग हमारा 3 है। इसको भाग बाई डिवाइस करके आपको पढ़ाया जा रहा है, जिससे आपको ज्यादा समझ में आए। इसमें कानून, अधिकार और कर्तव्य, लीगल राइट एंड ड्यूटी प्रश्न है। 51 से 70 तक है। इसके बाद फिर अगले भाग में हम पढ़ेंगे 51 से 70 तक हम पढ़ते हैं कानूनी अधिकार और कर्तव्य। कानूनी अधिकार, लीगल राइट की सबसे सरल परिभाषा क्या है? सामान्य के अनुसार कानून अधिकार कानून द्वारा संरक्षित और मान्यता प्राप्त लिखित है। बहुत ही इसमें बहुत इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कानून अधिकार क्या है? सामान्य के अनुसार कानून अधिकार है कानून द्वारा संरक्षित और मानवता मान्यता प्राप्त हित की रक्षा करना। उसके बाद है अधिकार का हित सिद्धांत क्या है? अधिकार का हित सिद्धांत इंटरेस्ट थ्योरी के प्रतिपादन कौन करता है? इसके मुख्य प्रतिपादक ई हेरिंग है। इनके अनुसार अधिकार का मूल तत्व व्यक्ति का हित या लाभ, जिसे कानून सुरक्षा देता है। अगला है अधिकार के इच्छा सिद्धांत विल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो व्याख्या देखते हैं। इसके प्रतिपादक हाईलैंड, कार्ट और आइंस्टीन है। अधिकार में इच्छा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हाईलैंड, कांट और आइंस्टीन है। इसके अनुसार अधिकार व्यक्ति की एक उस इच्छा या संपूर्ण शक्ति का नाम, जिसे कानून मान्यता देता है। अगला है एक कानून अधिकार के कितने आवश्यक तत्व होते हैं? सामान्य के अनुसार 5 तत्व होते हैं। अधिकार का स्वामी, दूसरा वह व्यक्ति जिस पर कर्तव्य थोपा गया, तीसरा अधिकार की विषय वस्तु, और चौथा है यह अधिकार का सार, या पांचवा है उसका शीर्षक। ये सामान्य के 5 तत्व याद रखिएगा, बहुत कुछ रहता है। राइट इन रेम का क्या अर्थ है? यह अधिकार जो अपनी पूरी दुनिया के खिलाफ प्राप्त होता है, जैसे आपकी कार या मकान पर आपका हक, कोई भी उसे बिना मर्जी से छू नहीं सकता है। राइट इन रेम। अगला है साइट इन पर्सन, इस किसे कहते हैं? यह अधिकार जो किसी व्यक्ति एक विशेष व्यक्ति के खिलाफ ही मिलता है, जैसे अगर आपने राहुल को 5,000 उधार दिए हैं तो आप केवल राहुल से ही पैसे वापस मांग सकते हैं, पूरी दुनिया से नहीं। तो यह है राइट इन पर्सन, परसोनम, इसे परसोनम कहते हैं। अगर किसी को आपने 5,000 रुपए दिए हैं तो आप उसी से मांग सकते हैं, ना कि पूरी दुनिया से। सकारात्मक अधिकार, पॉजिटिव राइट, और नकारात्मक अधिकार, नेगेटिव राइट में क्या अंतर है? व्याख्या देख लीजिए। सकारात्मक अधिकार के मामले में व्यक्ति को आपके लिए कुछ करना पड़ता है, जैसे सैलरी मिलना। नकारात्मक अधिकार में सामने वाले व्यक्ति को आपके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी होती, जैसे शांति से जीने का अधिकार। अगला क्या होता है? स्वामित्वाधीन अधिकार और व्यक्तिगत अधिकार। स्वामित्वाधिकार व्यक्ति की संपत्ति और धन से जुड़े होते हैं, जैसे जमीन, बैंक बैलेंस। व्यक्तिगत अधिकार उसकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता और शरीर से जुड़े होते हैं। निहित अधिकार और समाश्रित अधिकार में क्या अंतर है? व्याख्या निहित अधिकार आपको तुरंत मिल जाता है, इसमें कोई शर्त नहीं होती। सम्मिलित अधिकार किसी भविष्य की अनिश्चित घटना पर निर्भर करता है, जैसे जब तुम एलएलबी पास करोगे तब यह कार तुम्हारी होगी, नहीं करोगे तो नहीं होगी। कानूनी कर्तव्य, लीगल ड्यूटी क्या है? कानून द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने या न करने के लिए विवश करना ही कर्तव्य है। अगर वह अपना इसका पालन नहीं करता है तो उसे शास्ति भुगतानी पड़ती है। बिना किसी अधिकार की कोई कर्तव्य हो सकता है। आइंस्टीन का क्या विचार है? आइंस्टीन का नाम बहुत सुनोगे, ये बहुत विचार देते थे। आइंस्टीन के अनुसार हाँ, कुछ पूर्ण कर्तव्य ऐसे होते हैं, एब्सोल्यूट ड्यूटी ऐसे होते हैं जिसके बदले किसी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं मिलता, जैसे राष्ट्र के प्रति कर्तव्य या जानवरों के प्रति क्रूरता न करना का कर्तव्य। इसमें आपको कोई भी कार्य पूर्ण हो जाता है तो इसके बदले आदमी को कुछ भी नहीं मिलता है, कोई अधिकार नहीं। अगला है जैसे सामान्य का अधिकार और कर्तव्य। जो सामान्य का अधिकारों और कर्तव्यों के संबंध में क्या मानता है? सामान्य इसके उलट मानते हैं कि अधिकार और कर्तव्य हमेशा सिक्के के दो पहलू की तरह सहसंबंधी है।
एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। सामंत के अधिकार और कर्तव्य यही है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं। होफेंड के अधिकारों की तालिका क्या महत्वपूर्ण है? वेल्से होफेंड ने अधिकारों और बारीकियों को समझने के लिए इन्हें चार जोरों में बांटा गया, जैसे अधिकार, कर्तव्य, स्वतंत्र अधिकार का भाव, शक्ति, दायित्व और अनुमुक्ति अक्षमता। होफेन अधिकारों की तालिका यही है। अधिकार राइट का सटीक विपरीत क्या होता है? हो फेल्ड की तालिका के अनुसार अधिकार के विपरीत अधिकार का प्रभाव। अनुयुक्ति से क्या तात्पर्य है? जब आपको किसी ऐसे कानूनी दायित्व से छूट मिली हो जो आम लोगों पर लागू होती है, जिसे देश के राष्ट्रपति को आपके कार्यकाल के दौरान आपराधिक मुकदमों से अनुमति प्राप्त होती है। अगर आप देश के राष्ट्रपति हैं और राज्यपाल हैं तो आपको कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। अपूर्ण अधिकार किसे कहते हैं? ऐसा अधिकार जिसे कानून मानता तो देता लेकिन उसे अदालत के जरिए जबरन लागू नहीं करवाया जा सकता, जैसे समय सीमा पार कर चुका कर्ज या टाइम बैरियर डेबिट। उधार लिए तो कानून तो है पैसा दो, मगर जबरदस्ती ऐसे नहीं कर सकता कि आपको देना है, नहीं तो फांसी दे देंगे। पुनर्याप्त अधिकार राइट इज रीएलेंस का क्या अर्थ है? किसी दूसरे की संपत्ति पर आपका सीमित अधिकार, जैसे पड़ोसी की जमीन के पानी निकालने रास्ता इस्तेमाल करने का सुहचार है। इसमें आप अधिकार आपका संपत्ति का सीमित है। अधिकार का शीर्षक टाइटल क्या होता है? वह कानूनी जरिया या घटना जिसके किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त होता है, जैसे सेल डेट या वसीयत या उपहार। लोक कर्तव्य और निजी कर्तव्य में क्या अंतर है? पब्लिक ड्यूटी और प्राइवेट ड्यूटी में क्या अंतर है? लोक कर्तव्य पूरे समाज या राष्ट्र के प्रति होता है, जैसे टैक्स देना, जबकि निजी कर्तव्य किसी व्यक्ति के प्रति होता है, जैसे संविदा के तहत काम पूरा करना। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट आम कानून अधिकारों से कैसे अलग है? मौलिक अधिकार देश के संविधान द्वारा दिए जाते हैं और इन्हें समान कानूनों द्वारा छीना नहीं जा सकता है। इसके उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 लाया जा सकता है। मौलिक अधिकार के संविधान द्वारा दिया गया, इसे समान कानून द्वारा छीना नहीं जा सकता। इसी उल्लंघन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 लाया जा सकता है। अब इसके बाद है चौथा भाग है हमारा कब्जा स्वामित्व के प्रश्न आएंगे। इसमें है 71 से 85 है। जैसे स्वामित्व की सबसे प्रारंभिक परिभाषा क्या है? सामान्य के अनुसार स्वामित्व किसी भौतिक वस्तु नहीं बल्कि उस वस्तु पर मौजूद कानूनी अधिकारों के बंडल ऑफ राइट पर व्यक्ति का नियंत्रण है। समझ गए? सामान्य के अनुसार स्वामित्व किसी भौतिक वस्तु पर नहीं बल्कि उस वस्तु पर मौजूद कानूनी अधिकारों का बंडल है। स्वामित्व के प्रमुख अधिकार कौन कौन से हैं? वस्तु का उपभोग करने का अधिकार, उसे दूसरों से अलग रखने का अधिकार, उसे नष्ट या बेचने का अधिकार और उसे अनिश्चित काल तक रखने का अधिकार। कब्जा को कानून में कितना महत्वपूर्ण क्यों बना गया है? कानून की एक प्रसिद्ध कहावत है, कब्जा स्वामित्व का नौ दहाई हिस्सा, यानी जिसके पास वस्तु मौजूद है दुनिया मान लेती है कि वह उसका मालिक है जब तक कि कोई दूसरा बेहतर हक साबित न कर दे। कब्जे के दो सबसे जरूरी तत्व कौन से हैं? कापर्स पोजेशंस, दूसरा एनिमन एनिमन्स पासिडेंडी। तो कापर्स पोजीशंस क्या है? उस व्यक्ति का वस्तु पर व्यक्ति का वास्तविक भौतिक नियंत्रण। और एनिमस पासिडेंडी क्या है? वस्तु को अपने पास मालिक की तरह रखने की मानसिक इच्छा। एक भौतिक नियंत्रण है, एक वस्तु को अपने पास मालिक की तरह रखने की मानसिक इच्छा है। क्या है? वो जमीन तो मेरा है मगर मन कर रहा है उस पर कब्जा कर ले, या जमीन भी मेरा है मगर मैं उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा हूँ। और इसमें व्यक्ति उसके पास सामान है, भाई कब्जा किया है। तथात कब्जा और विधित कब्जा में क्या अंतर है? तथात कब्जा का मतलब है कि वस्तु वास्तव में आपके पास है, जैसे चोर के पास चुराई हुई घड़ी। और विविध क्या है? कब्जा का मतलब है कानून वह आपकी है भले वह आपके पास ना हो, जैसे आपकी घड़ी जो आपने रिपेयर होने को दी है, भाई रिपेयर होने के बाद ले लेगा। चोर है भाई, चुरा लेके भाग गया आपका घड़िया, तो उसका है नहीं, मगर वह क्या क्या है? तथात कब्जा है। और विविध कब्जा भाई आपका है आणविक कब्जा। क्या होता है? जब वस्तु सीधे आपके पास नहीं होती लेकिन उसकी चाबी या नियंत्रण आपके पास होता है, जैसे गोदाम का ताला आपके पास है तो गोदाम के अंदर के सामान और आपकी आणविक कब्जा माना जाएगा। प्रतिनिधित्व कब्जा
जब आपका नौकर, एजेंट या ड्राइवर आपकी किसी वस्तु को संभाल कर रखता है तो भौतिक रूप से वस्तु आपके पास है, लेकिन कानूनी रूप से कब्जा आपका ही माना जाता है। समझे? प्रतिनिधित्व कब्जा का जब आपका नौकर, एजेंट या ड्राइवर आपकी किसी वस्तु को संभाल कर रखता है भौतिक रूप से, लेकिन कानूनी रूप से कब्जा आपका ही माना जाएगा, उसका नहीं हो जाएगा। समवर्ती कब्जा, मेडिटेट इमीडिएट पोजीशन। यह मकान मालिक अपना घर किराएदारी को देता है तो किराएदारी के पास प्रत्यक्ष कब्जा इमीडिएट होता है और मकान मालिक के पास माध्यमिक कब्जा मेडिएट होता है। समझ गए? जब मकान मालिक अपना घर किराएदारी को देता है तो किराएदार के पास प्रत्यक्ष कब्जा इमीडिएट होता है और मकान मालिक के पास माध्यमिक कब्जा मेडिएट होता है। प्रतिकूल कब्जा क्या है? एडवर्सी पोजीशन का सिद्धांत क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर बिना छुपाए लगातार और मालिक की जानकारी के 12 वर्ष तक सरकारी जमीन पर 30 वर्ष कब्जा रखता है तो असली मालिक का हक खत्म हो जाता है और कब्जाधारी उसका कानूनी मालिक हो जाता है। याद रखिएगा, 30 साल और मकान मालिक का 12 साल। सह-स्वामित्व क्या है? जब तक की संपत्ति पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समान रूप से मालिकाना हक हो, जैसे 2 भाइयों के नाम पर एक ही पुश्तैनी जमीन। क्या होता है सह-स्वामित्व? ट्रस्ट स्वामित्व, ट्रस्ट ओनरशिप की क्या विशेषता है? इसमें स्वामित्व 2 भागों में बांटा जाता है। ट्रस्टी के पास केवल नाम मात्र का कानूनी स्वामित्व होता है, जबकि उसकी असली फायदा हितग्राही को मिलता है। समझ गए? ट्रस्ट का पैसा भाई गरीबों को जाता है। और किसी मूर्त स्वामित्व और अमूर्त स्वामित्व, कॉर्पोल कॉर्पोलर और इनकॉर्पोलर ओनरशिप क्या है? मूर्त स्वामित्व और भौतिक वस्तुओं पर होता है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, जैसे मकान मालिक। अपूर्त स्वामित्व अधिकारियों का होता है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क। क्या कोई व्यक्ति अपनी ही संपत्ति को चुरा सकता है? कब्जे के संदर्भ में समझाइए। हाँ, यदि आपके पास आपकी कार गैरेज में ठीक होने दी और बिना मैकेनिक के पैसे चुकाए आप उसे चुपके से उठा लाते तो आपके मैकेनिक को वैध कब्जे का उल्लंघन किया है और आप चोरी के दोषी हैं भाई, अपना सामान को चुरा लाया। कोई वस्तु को पाने के लिए व्यक्ति का उस पर क्या अधिकार होता है? रास्ते में गिरी हुई अंगूठी पाने वाले व्यक्ति का कब्जा पूरी दुनिया के खिलाफ मान्य होता है, सिवाय उस अंगूठी के असली मालिक के। कोई वस्तु रास्ते में गिरी हुई अंगूठी पाने वाले व्यक्ति का कब्जा पूरी दुनिया के खिलाफ मान्य होता है, सिवाय उस अंगूठी के असली मालिक के। आइंस्टीन के अनुसार स्वामित्व की परिभाषा की सीमा क्या है? आइंस्टीन ने कहा है कि स्वामित्व असीमित उपयोग और निपटारे का अधिकार है, लेकिन आधुनिक युग में ये गलत है क्योंकि सरकार जनहित में आपकी संपत्ति के बेजा इस्तेमाल पर रोक लगा सकती है। हम अगला है विधिक व्यक्तिक दायित्व और विधि सिद्धांत प्रश्नों को पढ़ेंगे 8600 तक। कानून का विधिक व्यक्ति किसे कहते हैं? यदि कोई ऐसी इकाई, चाहे वो मनुष्य हो या जिसे कानून अधिकार और कर्तव्य धारण करने की क्षमता देता है, तो अदालत में केस कर सकती है और जिस पर केस किया जा सकता है। प्राकृतिक व्यक्ति, नेचुरल पर्सन और विधिक व्यक्ति में क्या अंतर है? प्राकृतिक व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाया गया जीवित मनुष्य। विधिक व्यक्ति कानून की कल्पना द्वारा बनाई गई संस्था, जैसे एक कंपनी और सिटी या बैंक। समझ गए? क्या किसी मृत व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार होता है? नहीं, मृत व्यक्ति विधिक व्यक्ति नहीं होता, हालांकि कानून उसकी वसीयत, उसके शरीर के सम्मानजनक अंतिम संस्कार और उसकी प्रतिष्ठा मानहानि के खिलाफ कुछ सीमित सुरक्षा प्रदान करता है। क्या जन्मे बच्चे को कानून व्यक्ति मानता है? हाँ, माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ शर्त के साथ विधिक व्यक्ति माना जाता है। वह संपत्ति का वारिस बन सकता है और उसकी हत्या को भी अपराध माना जाता है। समझ गए? अनबॉर्न चाइल्ड, हाँ, गर्भ माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ शर्त के साथ विधिक व्यक्ति माना जाता है। वह संपत्ति का वारिस बन सकता है और उसकी हत्या को भी अपराध माना जा सकता है। मूर्ति या मंदिर की कानूनी स्थिति क्या है? भारतीय कानून के तहत मंदिर के स्थापित भगवान की मूर्ति एक विधिक व्यक्ति माना जाता है। मूर्ति के नाम पर संपत्ति खरीदा जा सकता है और उसके पुजारी और प्रबंधक उसके प्रतिनिधित्व के रूप में मुकदमा लड़ सकते हैं। निगम, निगमन या निगमित पर्दे का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत कंपनी और उसके शेयरधारकों को अलग करता है। कंपनी के किसी गलत काम के लिए शेयरधारकों को निजी संपत्ति को तब तक जब्त नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई बड़ा फ्रॉड न हो। कानूनी दायित्व से क्या अभिप्राय है? जब कोई व्यक्ति किसी कानून को तोड़ता है या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो कानून द्वारा उसे मिलने वाली सजा या हर्जाना भरने की स्थिति को दायित्व कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी कानून को तोड़ता है, चालान जैसे गाड़ी ले जा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो उसके कर्तव्य का पालन नहीं करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो कानून द्वारा उसको सजा होगा, हर्जाना होगा, उसको जेल में जाना पड़ेगा, सब कुछ होगा।
दीवानी दायित्व सिविल लायबिलिटी और आपराधिक दायित्व क्रिमिनल लायबिलिटी में क्या आता है? दीवानी दायित्व का उद्देश्य पीड़ित को मुआवजा दिलाना होता है। आपराधिक दायित्व में उद्देश्य दोषी को जेल या जुर्माना लगाकर दंडित करना होता है। कठोर दायित्व का क्या सिद्धांत है? किसी प्रसिद्ध केस में दिया गया है। यह रायलेंस बनाम फ्लेक्चर 1986 1868 के मामले में दिया गया है। इसके तहत यदि आप अपनी जमीन पर कोई खतरनाक चीज लाते हैं या लीक हो जाता है तो आपकी गलती न होने पर आप हर्जाने के लिए जिम्मेदार होंगे। जैसे मध्य प्रदेश का हुआ था, कौन सा गैस लीक हो गई थी और मध्य प्रदेश में कई लोग कठोरी ऐसे ही कुछ था, उसमें बहुत बड़ा था। पूर्व दायित्व का सिद्धांत भारत में किस केस में आया है? यह MC मेहता बनाम भारत संघ ओलियम गैस लीक के 1987 के जस्टिस BN भगवती द्वारा लिया गया। भोपाल गैस त्रासदी के बाद आए सिद्धांत में उद्योगों को बिना किसी अपवाद के खतरनाक गैस रिसाव के लिए पूरी तरह उत्तरदायित्व माना जाएगा। हाँ, भोपाल गैस कांड था। प्रतिनिधित्व दायित्व जब एक व्यक्ति की गलती के लिए दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार ठहराया जाता है, जैसे नौकरी के दौरान ड्राइवर द्वारा एक्सीडेंट करने की गाड़ी के मालिक या मास्टर की जिम्मेदारी होती है। आपराधिक दायित्व के लिए मेंस रिया क्यों जरूरी है? एक प्रसिद्ध कानूनी कहावत है, यानी केवल काम किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन इरादा भी बुरा ना हो। एक्टस नॉन फैक्ट मेन नीस मेन सिट री, यानी केवल काम किसी को अपराधी नहीं बनाता जब तक उसका मन और इरादा भी अपराधी ना हो। सख्त दायित्व वाले अपराध ऐसे कानून जो पास्को एक्ट, NDPS और मिलावटखोरों विरोधी कानून, जहां कोर्ट यह नहीं देखता है कि आपका इरादा क्या था, मगर आपके यह प्रतिबंध काम हुआ है तो आप सीधे दोषी मान लिए जाते हैं। तो सख्त दायित्व निगमों का आपराधिक दायित्व, हाँ बिल्कुल, क्या संभव है? हाँ हाँ, आधुनिक युग में कंपनी भी बड़ी धोखाधड़ी करती है। हालांकि कंपनी को जेल नहीं भेजा जा सकता, लेकिन उन पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है और उनके डायरेक्टरों को जेल भेजा जा सकता है। आगे है सुधारात्मक दंड सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? इस सिद्धांत का मानना है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। जेलों का उद्देश्य कैदियों को प्रताड़ित कराना नहीं, बल्कि उन्हें सुधारकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाना, मगर इसका उल्टा होता है। आप क्या लगता है? अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।